अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि एक फोटो फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर है। एक फोटो फ्रेम है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर है। यदि दोनों आयाम समान प्रतिशत में वृद्धि करते हैं, यदि दोनों आयाम में समान प्रतिशत में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो यहाँ पर लिख लीजिए दोनों आयाम में, दोनों आयाम में समान प्रतिशत में वृद्धि करते हैं तो फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर होगा जबकि फ्रेम का परिमाप 112 सेंटीमीटर हो जाता है। मतलब नया जो परिमाप है वो 112 सेंटीमीटर हो जाता है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि जहाँ लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका आयत कहलाता है। जहाँ हम लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका आयत कहलाता है। तो आयत के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि आयत होता क्या है। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर भी होती हैं और इसका प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यदि हम आयत की बात करें, ये आपका आयत हमने बना दिया अगर ए बी सी डी, तो इसकी विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं तथा समांतर होती हैं और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री का होता है। ये आयत की परिभाषा है कि आयत की विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं और प्रत्येक कोण कितना, 90 डिग्री का होता है। तो अगर हम यहाँ बात करें कि दर्शाना हो अगर आपको, तो आप कहेंगे सर ए बी बराबर क्या होगा, डी सी के होगा। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें कि ए बी जो है वो समांतर किसके हो जाएगा, डी सी के समांतर हो जाएगा। ठीक, चलिए आप दूसरी बात हम बात करें कि कौन सी भुजा, तो आप कहेंगे बी सी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, ए डी के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार बी सी जो है वो समांतर ए डी हो जाएगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी प्रत्येक कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें दो विकर्ण होते हैं, दोनों की लंबाई भी कैसी होती है, बराबर होती है। एक विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो यदि एक विकर्ण को हमने नाम D1 दे दिया और एक विकर्ण को नाम अगर हमने D2 दे दिया, ये आपका D2 विकर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकर्ण होते हैं तो ये कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं D1 बराबर D2 होता है। यहाँ पर विकर्ण कैसे होते हैं, आयत के बराबर लंबाई के होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मान के चलिए अगर ये इस पॉइंट O पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ये जो पॉइंट है विकर्ण एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रहे हैं, इसको हमने यदि O नाम दिया तो ये विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ओ डी समकोण पर नहीं करते हैं, सॉरी आयत के विकर्ण नहीं करते हैं, वर्ग के और समचतुर्भुज के करते हैं, आयत के नहीं करते हैं। ठीक है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं केवल। तो यानी कि ओ डी बराबर हो जाएगा आपका ओ बी के और ओ ए बराबर हो जाएगा आपका ओ सी के। ये विकर्ण आपके आपस में बराबर होते हैं। और विकर्ण क्या करता है, आयत को दो बराबर त्रिभुजों के में बांटता है, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। यानी कि अगर इस विकर्ण ए सी की बात करें तो इसके हिसाब से त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है और त्रिभुज ए सी डी का जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार अगर हम विकर्ण बी डी की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, विकर्ण बी डी की बात करें, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल त्रिभुज बी सी डी के क्षेत्रफल के कैसा होगा, बराबर होगा। क्लियर है, ये आयत के बारे में कुछ चीज़ें होगी। अब हम बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की, कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है और आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होती है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर आयत के एक एक करके सारे पॉइंट हम जान लेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है भाई। तो आप कहेंगे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर हमने एक आयत बनाया इस तरीके से ए बी सी डी, ठीक है, एक हमने आयत बनाया ए बी सी डी, ये हमारा एक आयत है जिसकी लंबाई एल है और चौड़ाई कितनी है, बी है। तो आयत की यदि लंबाई एल है और चौड़ाई बी है तो उसका क्षेत्रफल एल इंटू बी होता है। अगर हम बात करें इसके परिमाप की कि इसका परिमाप क्या होता है, अगर हम बात करें इसके परिमाप की तो परिमाप होता है 2l प्लस बी। ठीक है, अगर हम इसके विकर्ण की बात करें कि आयत का विकर्ण क्या होता है, तो आयत का विकर्ण क्या होता है, तो एक विकर्ण निकाल लोगे दूसरे अपने आप निकल आएगा क्योंकि दोनों विकर्ण यहाँ पर कैसे होते हैं, बराबर। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आयत का विकर्ण होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आयत के बारे में जान गए, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि एक फोटो फ्रेम की लंबाई
और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मतलब अगर हम एक फ़ोटो फ्रेम यहाँ पर ड्रॉ कर लें, एक फ़ोटो फ्रेम अगर हम बना लेते हैं, जैसे हमने ये फ़ोटो फ्रेम बना ली, ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात की जा रही है कि लंबाई इसकी 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी 6 सेंटीमीटर, ये फ़ोटो फ्रेम है, ठीक है। यदि दोनों आयाम में समान प्रतिशत में वृद्धि करते हैं, यानी कि जितना परसेंट आप लंबाई को बढ़ाते हैं उतना ही परसेंट आप चौड़ाई को बढ़ाते हैं। आयाम से मतलब समझ लेना बेटा, कंफ्यूज मत होना। आयाम का मतलब क्या होता है, इसकी विमाएं, आयाम मतलब लंबाई और चौड़ाई से, आयाम का मतलब क्या है, लंबाई और चौड़ाई से मतलब है आयाम का, ठीक है। तो ये बोले यदि दोनों आयाम में समान प्रतिशत में वृद्धि करते हैं तो फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर होगा। तब ये पूछ रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर होगा जबकि फ्रेम का परिमाप 112 सेंटीमीटर हो जाता है। अब देखिए, अगर हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा 2l + b होता है, तो अभी हम अगर आयत की लंबाई की बात करें तो कितनी है हमारे पास, 8 है। चौड़ाई की हम बात करें तो कितनी है हमारे पास, 6 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि आयत का अभी परिमाप कितना है, अभी परिमाप की ज़रूरत है क्या, तो चलिए देख लेते हैं, फिर भी हम निकाल लेते हैं कि अभी परिमाप कितना है। चलिए निकाल लेते हैं हम जानते हैं 2l + कितना होता है, b होता है। आयत का परिमाप 2, l की वैल्यू कितनी 8, b की वैल्यू कितनी 6, 8 से 14 दूनी 28। तो अभी प्रेजेंट में जो परिमाप है वो कितना है, 28 है। तो ये हमने अभी परिमाप निकाल लिया। अब अगर हम बात करें, आयत के परिमाप की बात हो गई, अभी बोल रहे हैं कि दोनों लंबाई और चौड़ाई में समान प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। समान प्रतिशत की वृद्धि को हम समझ लेते हैं कि क्या कहने का मतलब इनका क्या है। यानी कि हमने बोला कि अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों में x% की वृद्धि कर दें, कितनी कर दें, x% की वृद्धि कर दें, तो अगर x% की वृद्धि कर दें तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर इसमें l का x% निकाल के आप जोड़ दीजिए, तो ये आपकी नई लंबाई हो गई, ठीक है। और b में भी कितना x% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि b का b% निकाल कर इसमें जोड़ दीजिए, तो ये आपकी नई चौड़ाई हो गई। तो ये नई लंबाई और ये नई चौड़ाई हो गई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि नई लंबाई और नई चौड़ाई, तो इन्होंने बोला है कि आयत का जो नया परिमाप है वो 112 सेंटीमीटर हो जाता है। तो अगर नए परिमाप की हम बात करें कि नया परिमाप कितना होगा, आयत का नया परिमाप कितना होगा, तो आप जानते हैं 2l की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर नई लंबाई है l का x%, b% नहीं l%, l का कितना लिखना है आपको x%। तो यहाँ पर हो गया ये x% प्लस b, और b का कितना x%, क्योंकि हमने दोनों आयामों में यानी कि लंबाई और चौड़ाई में समान रूप से वृद्धि की है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए कि अगर यहाँ से आप x% दोनों में से कॉमन ले लें, 2 तो बाहर चल रहा है, चलने दें, तो ये तो आपका l + b हो गया, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से x% अगर आपने कॉमन लिया तो ये आपका हो गया l प्लस कितना, तो आप कहेंगे ये भी l + b हो जाएगा। अब l + b की वैल्यू दोनों जगह आपको दी है, l + b की वैल्यू क्या दी है आपको, l + b की वैल्यू आपको दोनों जगह दी है। कैसे दी है, तो आप देखिए इसको अगर l + b लिखते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, तो 2 ये हो जाएगा l + b और प्लस x%, और यहाँ पर कर दीजिए 2l + b। इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के अंदर कर दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई l + b से हुआ तो 2l + b हो गया। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अभी देखिए हम परिमाप निकाल कर आए हैं, 2l + b की वैल्यू हमने निकाली कितनी 28, तो ये वैल्यू हम वहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2l + b की जगह पे 28 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पर x% और कितना 28 लिख दीजिए। अब ये आप गया आपका नया परिमाप, और ये किसके बराबर, इन्होंने बोला कि भाई ये 112 के बराबर है। ये किसके बराबर है, 112 के बराबर। तो यहाँ से आप 28 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + x% इक्वल टू में कितना 112। देखिए आप 28 दिया 112 होता है, 8 24 नहीं 28 दिया तो ज़्यादा 84 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें किससे कट रहा है, तो 112 4 है, तो 4 से कट गया 7 बार, 4 से इसको काट दिए, 4 दूनी 8, कितना 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 8 32, 7 से ये कट जाएगा कितने बार, 4 बार। तो 1 + x% की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो x% की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 3। तो परसेंट का जब साइन हटाएंगे इसमें से, जब आप परसेंट का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा x/100 की वैल्यू कितनी
3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 300, यानी कि आपने लंबाई और चौड़ाई दोनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की, 300% की वृद्धि की। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों में अगर आपने 300% की वृद्धि की तो अब ये जानना चाहेंगे कि भाई नई लंबाई कितनी है, नई लंबाई कितनी है। अब अगर आप 300% ना रखें तो कोई x% की वैल्यू 3 आ गई तो डायरेक्ट 3 भी रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 300% कितना होता है, 3 के बराबर होता है। तो सबसे अच्छा काम अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो इतना स्टेप ये मत कीजिए, ठीक है। आपको हम सलाह देते हैं कि इसको मत करना, आपका समय बच जाएगा। चलिए कैसे समय बच जाएगा, देखिए आप इसमें समय कैसे बचा सकते हैं। x% की वैल्यू 3 है तो नई लंबाई कितनी थी आपको पता है, l प्लस x%। तो l कितना है, l आपको पता है 8 है, तो 8 प्लस कितना x% की वैल्यू कितनी 3, तो ये क्या आ जाएगी आपकी नई लंबाई, यानी कि L1 नाम दे दिया इसको। B1 यानी कि नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो वो कितनी थी आपकी 6, और 6 का कितना 3 x% की वैल्यू कितनी है 3, तो 8 3 24 और 8 कितना हो गया 32। तो नई लंबाई कितनी आ गई, L1 की वैल्यू 32। नई चौड़ाई कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 6 3 18 6 24, कितनी आ गई 24, 6 3 18 और 18 में कितना जोड़ देंगे 6, तो 24। अब इन्होंने बोला है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए। जब उसमें समान प्रतिशत की वृद्धि की जाती है तो आपको लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताना है, यानी कि आपको L1 माइनस B1 बताना है कितना है। तो 32 माइनस क्या कर दीजिए 24 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पर आंसर क्या निकल कर आया आपका 8। किस ऑप्शन में दिया है भाई, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 8 दिया है आपके ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, यदि इसकी भुजाएं 2 गुनी कर दी जाएं तो नया क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अब हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए सबसे अच्छी बात यही होती है कि हम एक बार किसी चीज़ को थोड़ा डीपली पढ़ लें तो हमें दिक्कत नहीं आती है। आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। ये हम बोल रहे हैं कि पुराना क्षेत्रफल है। अब आपको आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना होता है, चलिए क्षेत्रफल लिख लीजिए, मैंने आयत बराबर कर दिया। चलिए तो यहाँ पर क्या कर लें, आयत का क्षेत्रफल कर लें आप। यहाँ पर क्या कर लें, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक। चलिए तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, हम जानते हैं L इंटू बी, और ये आपको कितना दिया, तो आप कहेंगे आयत का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर आपको दिया, L इंटू बी की वैल्यू दी है। अभी बोल रहे हैं कि लंबाई को 2 गुना कर दिए जाए और चौड़ाई को भी 2 गुना कर दी जाए, क्योंकि इन्होंने बोला यदि इसकी भुजाएं 2 गुनी कर दी जाए, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों को 2 गुना कर दें। तो चलिए बिल्कुल हम दोनों को इनको क्या कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं। तो अब हमारी नई लंबाई कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर नई लंबाई हो जाएगी, नई लंबाई बराबर 2L हो जाएगी। और नई चौड़ाई की अगर बात करें कि नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर नई चौड़ाई भी 2B हो जाएगी। तो नया क्षेत्रफल कितना आएगा, तो नया क्षेत्रफल हो जाएगा, नया क्षेत्रफल आयत का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2L इंटू 2B, क्योंकि अब नई लंबाई 2L है और नई चौड़ाई कितनी है 2B है। तो ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे 4LB। अब देखिए LB की वैल्यू आपके पास है कि नहीं है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हमारे पास LB की वैल्यू अवेलेबल है। तो ये 4 थी और LB की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 400, आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1600 वर्ग मीटर, यानी कि नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1600 वर्ग मीटर। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि पुराना क्षेत्रफल यदि 400 था और यदि आप लंबाई को 2 गुना और चौड़ाई को भी 2 गुना कर रहे हैं, तो मतलब 4 गुना कर रहे हैं आप, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। देखिए 4 गुना हुआ कि नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा चेंज करके अब आ जाता है, अगर आपसे बोला जाए कि इसकी लंबाई को 3 गुना और चौड़ाई को 6 गुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल आपको यही दिया 400 वर्ग मीटर। क्वेश्चन आपको बोल दिया कि एक आयत का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई को 3 गुना और चौड़ाई को 6 गुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आपको पता है 6 3 कितना 18, तो क्षेत्रफल कितना 18 गुना हो जाएगा। तो 400 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 चौक 7200 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो समझ में आ गई बात। अब इस तरीके से जो कंक्लूजन निकाला हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन अब आपके पास आता है यदि पेपर में, तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी के आप आंसर दे सकते हैं। किस तरीके से आंसर देंगे ये बात हमें समझ आ गई। कैसे आंसर देंगे भाई, अगर उन्होंने बोला कि लंबाई को 5 गुना कर दें
और चौड़ाई को 2 गुना कर दें और क्षेत्रफल आपको कितना दे दिया उन्होंने, 600 वर्ग मीटर दे दिया। पुराना क्षेत्रफल कितना दे दिया, 600 वर्ग मीटर, और पूछ रहे हैं कि नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आपको पता है 5 दूनी कितना 10, तो क्षेत्रफल को कितना कर दीजिए 10 गुना, यानी कि 10 गुना करेंगे जब 600 को तो ये हो जाएगा 6000 कितना वर्ग मीटर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6000 वर्ग मीटर। क्लियर हो रही बात। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 3 संख्याओं में से प्रथम संख्या द्वितीय से दोगुनी है। 3 संख्याओं में से प्रथम संख्या द्वितीय से दोगुनी है और तृतीय संख्या की 4 गुनी है। यदि तीनों इन संख्याओं का दिया है, यदि संख्याओं का औसत 56 है, मतलब इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है 56 है, तो दीर्घतम और लघुत्तम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें, यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन को जो करने का तरीका बता रहे हैं ना, बहुत इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। इन्होंने बोला 3 संख्या है, तो चलिए हमने लिख लिया पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ये हमारे पास 3 संख्याओं की ये बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या बोला कि प्रथम संख्या द्वितीय से दोगुनी और तृतीय से कैसी है 4 गुनी, मतलब 1 से तो दोगुनी है और 1 से कितनी है 4 गुनी है। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको प्रथम संख्या मिल जाएगी। एक संख्या से वो कितनी है 2 गुनी और 1 से कितनी है 4 गुनी, तो 2 गुनी मतलब 2 और 4 गुनी मतलब 4, तो 2 और 4 का गुणा करके आपने क्या निकाल लिया 8 निकाल लिया। 8 के आ गई प्रथम संख्या, क्योंकि प्रथम संख्या द्वितीय से 2 गुनी और तृतीय से संख्या से 4 गुनी है, तो प्रथम संख्या कितनी आ गई 8 आ गई। अब आपको पता है कि प्रथम संख्या द्वितीय से 2 गुनी है, तो इसमें 2 से भाग लगा दीजिए, तो द्वितीय कितनी हो गई 4, और तृतीय से कितनी है 4 गुनी, तो इसमें 4 से भाग लगा दीजिए, ये कितनी हो गई 2। देखिए द्वितीय से 2 गुनी है कि नहीं, 4 का 2 गुना करो 8, और तृतीय से 4 गुनी है कि नहीं, 2 का 4 गुना करो तो 8, तो हमारे पास तीनों संख्याएं आ गई। अब अगर हम तीनों संख्याओं का अनुपात बनाते हैं तो अनुपात क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे सर 1 अनुपात 2 अनुपात 4, 2 से कट गया ये पूरा। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का हमारे पास क्या निकल कर आ गया, अनुपात निकल कर आ गया। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का हमारे पास क्या निकल कर आ गया, अनुपात निकल कर आ गया। अब हमने पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का क्या निकाल लिया, अनुपात निकाल लिया। अब इन्होंने बोला कि यदि संख्याओं का औसत 56 है, तो संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ का औसत कैसे निकालते हैं। औसत निकालने के लिए हम जानते हैं कि औसत बराबर होता क्या है। औसत होता है प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर प्रेक्षण कितने हैं, ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन केवल 3 है, 1 2 3, और वो भी कितने 4 2 और 1। तो हमने बोला कि पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 2 है और तीसरी संख्या 1 है, तो ये तीनों संख्याओं का योग हो गया, बटे में क्या कर दीजिए 3, तो ये कितना आ जाएगा औसत। औसत कितना दिया आपको 56, तो ये किसके बराबर हो गया भाई, औसत के बराबर हो गया। तो औसत कितना हो गया आपका 56। अब इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 7 बटे कितना 3 बराबर में कितना 56, 7 से कितने बार कट गया 8 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर 24 के बराबर। अब 1 यूनिट कौन सी संख्या थी आपकी, सबसे छोटी संख्या। 1 यूनिट कौन सी संख्या थी आपकी, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटी संख्या थी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 24। तो हमने थर्ड नंबर की संख्या निकाल ली, ठीक है। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, केवल उतने की बात करी है। उन्होंने बोला दीर्घतम और लघुत्तम, मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच में आपको अंतर बताना है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच में आपको अंतर बताना है। तो सबसे छोटी संख्या 1 यूनिट, उसकी वैल्यू तो 24 आ गई। तो सबसे बड़ी कौन सी 4 यूनिट, इसकी वैल्यू निकालनी। तो क्या हम इसकी वैल्यू निकालें, नहीं निकालें। अब हम अपना समय बचाएं। देखिए समय कैसे बचाएं, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई भले कितनी 24 के बराबर। अब आप यहाँ पर देखिए कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर 3 का अंतर है। ये 4 है और ये 1 है, तो 3 का अंतर है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 तिया 72, यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में जो अंतर है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 72 है। किस ऑप्शन में आपको दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। यदि कह रहे हैं प्रथम 91 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए ध्यान रखना,
प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई प्राकृतिक संख्या होती क्या है। यहाँ पर टर्म आया हमारे पास प्राकृतिक संख्या का, तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, ये काउंटिंग नंबर कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब काउंटिंग नंबर। इसके अलावा ये गिनती की संख्याएं भी कहलाती हैं। क्या कहलाती है? गिनती की संख्या, गिनती की संख्या भी कहलाती हैं। काउंटिंग नंबर मतलब गिनती की संख्याएं। और गिनती की संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप कहेंगे एक से। तो हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, 1 2 3 4, और कहाँ तक जाती है, तो आप कहेंगे सर इनफाइनाइट तक, यानी कि प्लस की 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ये नेचुरल नंबर के नाम से जानी जाती है। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो इंग्लिश में ये नेचुरल नंबर के नाम से जानी जाती है, ठीक है, इसलिए हम इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब इन्होंने बोला कि प्रथम 91 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रथम 91 यानी कि 91 प्राकृतिक संख्या होती कौन कौन सी हैं। प्रथम 91 की अगर हम बात करें कि प्रथम 91 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता है कि 1 से शुरुआत होगी प्रथम प्राकृतिक संख्या की। तो प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ये कहाँ तक बोलना है आपसे? 91 तक, यानी कि 91 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। अब औसत के लिए आप जानते हैं क्या होता है औसत का फॉर्मूला, तो आप कहेंगे सर औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का कुल योग, प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, बटे में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये आपका क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। अब आपसे हम बात करें कि प्रेक्षणों का कुल योग, तो प्रेक्षण कितने हैं? 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक? 91 तक। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 + 2 + 3, और ये कहाँ तक जाना पड़ेगा आपको? 91 तक। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आपको इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है। कितने प्रेक्षण है? 91, तो आपको 91 से भाग देना पड़ेगा, तब जाके कहीं औसत निकलेगा, तब जाके कहीं औसत निकलेगा। तो इतनी लंबी प्रोसेस कर सकते हैं क्या? तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि n प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? तो उस फॉर्मूले की सहायता से आप योग निकाल सकते हैं। n +1/2, यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये पूरी आपकी इस फॉर्मूले से आ जाएगी, यानी कि 1 + 2 + 3 से लेकर 91 तक का योग आपका इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो थोड़ा इजी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो भी आप देखिए, या तो आप ऐसे करें कि मैनुअली ऐड करके 91 से भाग दें, तो ये आपके लिए लेंदी है। तो हम आपसे बोलेंगे कि आप बिल्कुल इस मेथड का इस्तेमाल पेपर में नहीं करेंगे, ठीक है। यदि अभी तक करते थे तो बिल्कुल भूल जाइए। दूसरा, अगर हम आपसे बोलें कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो पहले आप n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे, प्रथम n। तो n की वैल्यू क्या है आपकी? 91 रखकर आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर ये कितनी संख्या है? 91 से आपको भाग देना पड़ेगा, तो वो भी आपको नहीं करना है। अब हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि जब भी आपको प्रथम का केस वाला प्राकृतिक संख्याओं का औसत आएगा, तो आपको क्या करना है? कितनी प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं? ये 91 की। कितने की बात कर रहे हैं? 91 की। तो आपको हमेशा औसत कैसे निकालना है? आपको औसत निकालना है कि ऐसे से इन्होंने बोला है कि प्रथम 91 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो जितने का बोला है उसमें बस आप 1 जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो 91 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 92, और डिवाइड बाई कर दीजिए 2, तो 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 छिंग 12, तो आपका आंसर कितना हो गया? 46, यानी कि 46। किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दें, अब हम बोलें कि प्रथम 106 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तब आपको बात समझ में आ गई कि कुछ नहीं करना है सर, केवल इतना सा काम करना है कि 106 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 107 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2, 2 5 = 10, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 53 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के औसत का जो क्वेश्चन है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
16, इसमें भी आपसे औसत पूछा गया है। तो यहाँ पर हम कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे, सीधी सीधी संख्या है उनको आप ऐड करके और भाग दे सकते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि औसत क्या होता है, अभी औसत के बारे में हमने जस्ट जाना है इससे पहले क्वेश्चन में कि औसत क्या होता है, प्रेक्षणों का योग, यानी कि हम लिखते हैं यहाँ पर कुल योग, कुल योग प्रेक्षणों का कुल योग बटे कुल संख्या, मतलब प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी है, ये आपका औसत कहलाता है। तो अगर हम कुल योग की बात करें तो यहाँ पर 11 प्लस 23 प्लस 37 प्लस 49 प्लस में आपको 55 और प्लस में आपको कितना करना है 71 और डिवाइड बाई कितना करना है, कितनी संख्या है, कितने प्रेक्षण है, तो 1 2 3 4 5 6 से आप क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से सम कर लेते हैं, कैसे सम करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर 1 और 3 4 और 7 11, 11 और 9 20 और 5 25 और 1 26, 26 में कितना होगा 6, हासिल में कितना जाएगा 2, 7 और 2 9 और 5 कितना 14 और 4 18 और 3 21 और 2 23 और 1 24, तो ये कितना हो गया 24, 6 से भाग दे दीजिए, आप कहेंगे 6 चौके 24 और 6 एकम 6 41 क्या होगा आपका औसत निकल कर आ जाएगा। औसत कितना निकल आया 41, किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे, ऑप्शन बी पर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।